वेलकम दोस्तों NSK स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के टॉपिक में अपना वही पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। पार्ट का नाम क्या था दोस्तों? क्या, कब और कहाँ कैसे। तो दोस्तों अब अपन आज के टॉपिक में चलते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। इसके पहले मैंने दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया। इससे आगे का दोस्तों आज इसमें बताते हैं पार्ट 3 में कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मानचित्र को आपको दिखाते हैं कि पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जो महाद्वीप है, जो क्या है, मानचित्र है, इस मानचित्र में पहाड़ी, पर्वत और ये पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी है, सतपुड़ा है, ये पहाड़ी, पर्वत और महाद्वीप जैसे अंडमान है और लक्षद्वीप है और इस प्रकार के महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो आपको बताया जाए दोस्तों कि इन्हीं पर्वत और उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जो दोस्तों ये सीमाएं हैं किसकी? महाद्वीप की, पर्वतीय पहाड़ की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को पार करना इतना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। जिन्होंने दोस्तों आप अपने जीवन में जो भी चाहोगे, जिस मंजिल शिखर तक पहुंचना चाहोगे उस तक आप पहुंच सकते हो। सिर्फ अपने मन से और तन से कभी हार मत मानना। दोस्तों क्या है? हार मत मानना। तो आप किसी भी मुकाम तक, किसी भी मंजिल को पा सकते हो। जैसा कि आप इस बुक के माध्यम से देख रहे हो कि जिसने चाहा वही ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, किसकी? दो पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। दोस्तों जैसे आपने सुना है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जो पहले अन्य विदेशियों के द्वारा लूट के उसको सोने की चिड़िया से चिड़िया मात्र रह गई है। तो ये दोस्तों जिन लोगों ने चाहा, उन्हीं लोगों की चाह के अनुसार ही वह भारत की यात्रा की और भारत को लूटा। हर कोई इंसान थोड़ी नहीं कर सकता है। दोस्तों हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई की जो चोटी है, उस पर हर कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसने चाहा कि हम ऐसा करेंगे, वही यहीं वहां तक पहुंच सकता है। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बना दिया। दोस्तों जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं और जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि थोड़े रहन सहन, बोलचाल में, खाना पीना में, सब कुछ में बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि उनकी सभ्यता अपन सीखते हैं, वो अपनी सभ्यता सीखते हैं। इस प्रकार से सांस्कृतिक किया कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। क्या हुआ दोस्तों, जब दूसरे लोग अन्य द्वीपों से या अन्य देशों से आए अपने देश में, तो उन्होंने अपनी सभ्यताओं के बारे में बताया और यहाँ की सभ्यता को बारे में देखा। पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और कई प्रकार के भोजन बनाने के लिए उन्होंने एक दूसरे को अपने तरीके, तौर तरीके और विचार शेयर करी और अपनाते चले गए। इसी प्रकार से सभ्यता आगे बढ़ती गई। देश के नाम। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि देश के नामों से अभी अपने के देश की यात्राएं क्यों करते थे। तो देश की यात्रा इसलिए, अन्य यात्रा कोई क्यों करे, तो इसलिए कि वह अपनी सभ्यता दूसरों को बता सके और दूसरी की सभ्यता को ग्रहण कर सके। इसी के लिए उन लोगों ने यात्राएं की। अब देश के नाम क्या है दोस्तों? देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के लिए इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द दोस्तों इंडस से निकला है। दोस्तों आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको तो पता पहली बार चल रहा होगा कि इंडिया का जो इंडिया नाम है वो इंडस से मिला है। कहाँ से मिला है? इंडस से निकला है।
जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिस दोस्तों जो इंडस है, जो इंडिया है, जो इंग्लिश वर्ड का है इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो इंडस से निकला है, किससे निकला है दोस्तों? ये इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। जो इंडस को संस्कृत में दोस्तों सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। बोल रहे हैं कि जो आपके पास दोस्तों यदि एटलस है तो नहीं है तो खरीद लेना, कि एटलस में आप ईरान और यूनान का पता लगाओ लगभग 2500 वर्ष पूर्व। कहाँ पर दोस्तों? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, क्या कह रहे? यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या बोले? इंदोस अथवा इंदोस, हिंदोस अथवा इंदोस को नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को आपको ये क्षेत्र बताते हैं। दोस्तों देखो, आप मैप में देखो किसको? सिंधु नदी को। किसको? सिंधु नदी को। तो आपको दिखाई देगी होगी दोस्तों कि यह है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी, जो भी विदेशी पहले आया करते दोस्तों, तो समुद्र का रास्ता पता नहीं था इन लोगों, तो ये लोग यहाँ से आया करते थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए, जब पहले पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, इस रास्ते से आते थे, तो वह सिंधु नदी को पार किया करते थे। इसको सिंधु नदी को पार किया करते थे। तो सिंधु नदी क्या है दोस्तों? संस्कृत शब्द है, और संस्कृत से के सिंधु शब्द से ही बना है इंडस। क्या बना है दोस्तों? इंडस। दोस्तों आगे चल के इंडस का नाम ही इंडिया पड़ गया है। जब दोस्तों विदेशी इस प्रकार से आए अपने भारत में देश में, तो क्या हुआ? भारत देश में आए तो इन्होंने अपने प्रदेश में हिंदोस अथवा इंडोस का नदी के पूर्व में स्थित इंडस को इंडिया शब्द दिया। क्या दिया? अपनी भूमि को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो विदेशी आए हैं दोस्तों भारत में, तो इन लोगों ने क्या काम किया कि जो पूर्व में स्थित था, जो कौन से पूर्व में स्थित था, उसको तो इंडिया का है। इससे जो वांछित था, इसमें जो आपको पूर्व अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा था, उसमें को तो इन लोगों ने क्या कहा? उसको तो इंडिया कहा। जबकि दोस्तों उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को, कहाँ पर दोस्तों? उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों को, जैसे उत्तर पश्चिम ये वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। दोस्तों जो आपको नाम दिखाई पड़ रहा है, किसका? भारत का। ये लगभग आज से 35 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 35 वर्ष पुराना है। कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका उल्लेख दोस्तों आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग प्रदेश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए दोस्तों? प्रदेश के लिए होने लगा। अब दोस्तों आपको बता अतीत के बारे में कैसे जाने, ये बोल रहे हैं। आपको यदि अतीत के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना है, तो आप किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको अतीत के बारे में जानना है, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी दोस्तों हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों जब भी लोगों ने अपना जीवन यापन किया होगा कई वर्षों पहले, तो उनने कोई पुस्तक या कोई पत्थर किसी न किसी पर कोई अपनी छाप छोड़ी होगी, या तो आप इसके माध्यम से अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है।
क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि ये पुस्तक को किससे लिखा है दोस्तों, हाथ से लिखा है, इसलिए इस पुस्तक को पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट, क्या बोले तो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द है। क्या दोस्तों, ये शब्द क्या है, लेटिन भाषा का शब्द है। जो मैनु इसका अर्थ है, जिसका दोस्तों मैनु, जिसका अर्थ हाथ है। जो आपको मेनू शब्द दिखाई दिया, इस मेनू शब्द का अर्थ हाथ है से निकला है। किससे निकला है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। किस पर मिलती है, भोजपत्र पर। जो आपको ये पुस्तक लिखी दिखाई दे रही है, ये वाली पुस्तक, ये पुस्तक दोस्तों बोल रहे हैं कि हिमालय के क्षेत्र में मिलने वाले पेड़, भुर्ज नामक पेड़, कौन सा दोस्तों, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। दोस्तों इसकी जो ताड़पत्रों के से बनी जो है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। क्या बोल रहे हैं कि जो ताड़ का वृक्ष होता है, इस ताड़ के वृक्ष के पत्तों को तोड़कर और काटकर इनको एक साथ बांध दिया जाता, काटकर पत्तों को अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था। और भुर्ज पेड़ की छाल को, किसकी, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार की जो पांडुलिपि है, इसी प्रकार की पत्तों से बनी हुई है, इसको आप देख सकते हो और जान सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट, अब इतने वर्षों में, क्या बोले दोस्तों, इन्होंने कहा कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई हैं। अब दोस्तों सवाल के इतने साल पहले यदि दोस्तों जो रद्दी कागज है आज के ज़माने में आपने देखा होगा, तो यदि इसको अच्छी तरह से संभाल के नहीं रखोगे आप, तो पता है कि जो कीड़े लग जाएंगे, जिसको बोलते दिमारा हैं, ये खा लेते हैं उसको, रद्दी को। तो इस प्रकार से इतनी वर्ष पुरानी है, तो कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं और कुछ खराब हो गई हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। किसमें, मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। मंदिर दोस्तों आप जानते हो, बिहारों में भी प्राप्त, बिहारों माने जो वन विहार वगैरह होते हैं, इनमें प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन, क्या बोले, धार्मिक मान्यताओं मतलब जो धर्म से संबंधित दो क्रियाकलाप होते हैं, वे व्यवहार और राजाओं के जीवन और औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। अब दोस्तों पहले के ज़माने में इतने डॉक्टर वगैरह अस्पताल तो नहीं हुआ करती थी, तो पहले के लोग जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज करते थे। उन प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ थी बड़ी ही अच्छी थी। इनका उल्लेख भी और वैज्ञानिकों का उल्लेख इस पुस्तकों में मिलता है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसके अलावा आपको महाकाव्य मिलेंगे और कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, और जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस समय दोस्तों अधिकतर संस्कृत और तमिल में थी। इस प्रकार की भाषाओं को लोग प्रयोग में आम लोग कहते थे। अब हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। क्या बोले कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार के अभिलेखों को अपन नहीं समझ सकते, लोग इनकी भाषा जिनको आती है वही समझ सकते हैं। ऐसे लोग पत्थर अथवा, देखो दोस्तों ये पत्थर है, ऐसे लोग पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए गए मिलते हैं। जो आपको ये पुस्तक दिखाई दे रही, एक किसी पत्थर पर
निशान बना दिए गए। इन पत्थरों पर किसमें तमिल में या कौन सी लिपि में लिपि में लिख दिया। कौन सी लिपि है? लिपि में लिखा। किसमें? संस्कृत में लिखा है इसमें इन लोगों ने। और किस लिपि में लिखा है? लिपि देखो, भोजनामक छाल से लिखिए। ये भोजपत्र तरीके से पांडुलिपि में लिखा। किसमें दोस्तों? पांडुलिपि में लिखा गया है। हम अभिलेख कभी कभी शासक अथवा अन्य कभी कभी जो इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं कि धातु जैसे पुस्तकें कठोर सतहों से मिलती हैं। कभी कभी शासकों अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे। जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे तो उन लोगों को अपनी कोई छाप छोड़नी, इसके लिए लोगों को जो लेखक होते थे उनको बोलते थे कवियों को कि तुम कुछ ऐसे ग्रंथों की रचना करो। इस प्रकार के पत्रों पर लिखवाई जाती थी ताकि लोग उन्हें देख सके। किसके लिए लिखते थे? कि ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। जैसे जो राजा है तो राज्य के राजा के शासन किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, इस प्रकार की जो नियम होते थे उनको इस प्रकार के पत्रों पर लिख दिया करते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के वितरण उत्तीर्ण करवाए हैं। किसने? राजाओं ने। और राजा और अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के वितरण उत्तीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए आप प्रायः शासक की लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अधिकतर दोस्तों क्या हुआ करता था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो जो अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे, हारते थे, जीतते थे, इस प्रकार की जो उनके राज्य थे इस प्रकार की उनको बातों को नोट करके लिखवा कर रख दिया करते थे। अब दोस्तों क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर क्या बोले हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? कठोर सतह पर लिखने के से क्या लाभ थे? तो ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अब दोस्तों आप जान सकते हो कि जब पत्थर पे लिखोगे तो आप कहीं पर चोट लगाओ, कहीं पर जो तो समय अधिक लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? समय अधिक लगेगा। जब दोस्तों समय तो अधिक लगेगा, लेकिन दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि इसमें क्या फ़ायदा थी? इसमें फ़ायदा है कि दोस्तों पानी बरसेगा या कीड़े लगेंगे तो इनसे क्या होगा दोस्तों, ये लिपि अब जो लिखी गई भाषा है जो खराब नहीं होगी, हमेशा कई दिनों तक टिकाऊ रहेगी और अच्छी तरह से रखी रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। वस्तुएं भी प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विद कहलाता है। क्या दोस्तों? पुरातात्विद कहलाते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व में क्या होता है दोस्तों, जो पहले ज़माने की जो ईंटें हैं, इमारतें हैं, वस्तुएं, उनका अध्ययन किया जाता है। वे औजारों और हथियारों और बर्तनों और आभूषण औजारों उन्होंने सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहला जो औजार है औजारों में सबसे पहले ही कुल्हाड़ी है। क्या है दोस्तों? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी के बाद इस प्रकार के हथियारों, बर्तनों, आभूषणों को बनाया। इस प्रकार के आभूषणों को बनाया है। बाएं एक प्राचीन नगर है। क्या दोस्तों? इस प्रकार के आभूषणों को उन्होंने बनाया। बाएं प्राचीन नगर से दोस्तों आपका है बाएं प्राचीन नगर से नहीं, इस प्रकार से ये तो अलग से लिखी है कि बोले हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? उस समय का बर्तन है। क्या है? बर्तन है और ईंटें हैं। इस प्रकार की जो रचनाएं की गई, इस प्रकार से इन्होंने के अवशेष मिला करते हैं। कहाँ मिलते? जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, सिंधु नदी के क्षेत्रों में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब वहाँ खुदाई होती है।
तो तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी कहते हैं। क्या कि दोस्तों कि आपको सिक्कों के बारे में भी तो पता चले कि किस प्रकार के सिक्के मिलते हैं, इस प्रकार की खुदाई भी कहते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर और पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। जैसे आपने देखा एक घड़ा मिला, क्या मिला दोस्तों, घड़ा मिला, एक घड़ा है और एक कुछ प्रकार की ईंटें मिली हैं। इस प्रकार से उन्हें कई प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। पुरातत्वविद में जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। जो पुरातत्व विज्ञान होते हैं तो ये क्या कहते हैं कि जानवरों के अवशेष और चिड़िया और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है दोस्तों कि इतने साल पहले लोग क्या खाते हैं थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि ये सब लोग सड़ जाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, क्या बोले, अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े तो जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यदि वह जल जाते हैं या क्या हो जाते जल जाते हैं तब तो वह अपने कुछ रूपों में बचे हुए रह जाते हैं। जबकि दोस्तों जलते नहीं हैं तो क्या तो मिट्टी में सड़ जाते हैं, जल्दी क्या होता है, सड़ जाते हैं। इस कारण से इतने अवशेष आपको प्राप्त नहीं मिल सकते हैं जितने जले हुए बचे रहते हैं। अब दोस्तों पुरातात्विक बोले हैं, क्या पुरातात्विक है कि क्या पुरातात्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। आप क्या सोच सकते हो कि जो पुरातत्वविद हो इन लोगों को क्या बहुधा कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे। तो पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रातः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, जो इतिहासकार होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत से जो प्राप्त जानकारी मिलती है उसके बारे में पढ़ना बड़ा ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इन स्रोतों जो छोटे छोटे स्रोत मिलते हैं उन स्रोतों से दोस्तों अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इनसे क्या पता चलता है, आपको पुराने इतिहास के बारे में पुनर्निर्माण के कहते जाते हैं। अतः इतिहासकार कहते हैं, जो इतिहासकार हैं अतः इतिहासकार कहते हैं तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं। जो पुरातत्व होते हैं उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जो इस प्रकार के प्रयासों को जानने का प्रयास करते हैं इस प्रकार को पुरातत्व में जानकारी प्राप्त होती है। अतीत एक या अनेक, क्या बोले दोस्तों, अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक क्या है दोस्तों, अतीत एक या अनेक। इसको आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे दोस्तों आपको।